देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर टू अ रिएक्शन। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है? हमने बेसिकली पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कोलिजन पे। कोलिजन का मतलब क्या होता है? आपस में टकराना। ठीक है। आपने पूल गेम देखा होगा, आजकल एक गेम चल रहा है 8 बॉल पूल। तो पूल में क्या होता है? एक बॉल होती है, दूसरी बॉल उसको हिट करती है तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो पोजीशन चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोलिजन। तो जब कोलिजन होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच, तो क्या होता है? सुनो गौर से। जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होगा तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितना कोलिजन होता है, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत आसान है। यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितना कोलिजन होता है, तो जितना कोलिजन होता है उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। बात समझ में आ रही है? यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड, यूनिट वॉल्यूम में कितना कोलिजन होता है, उसी को क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखो, मान लो हमने कहा कि किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच पर सेकेंड, हमने कहा ऐसा कि 10⁻10 से लेके 10⁻20 तक कोलिजन हो रहा है। जब 10⁻10 से 10⁻20 तक कोलिजन होगा तो ये बहुत ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे में क्या होगा? रिएक्शन वेरी फास्ट होगी। और केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन वेरी फास्ट होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर रिएक्शन जो होती है वो मॉडरेट होती है, स्लो होती है, वेरी फास्ट नहीं होती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो सारे मॉलिक्यूल के पास वो इफिशियंसी, वो क्षमता नहीं होती कि वो क्या है, पुराने बॉन्ड को तोड़ सके। ठीक है, तो पुराने बॉन्ड को तोड़ सके और रिएक्शन को प्रोग्रेस करा सके। तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो पुराने बॉन्ड को तोड़ेंगे और रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा कोलिजन जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और क्या होता है, रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या लिखा है? एक्चुअल कोलिजन विच ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। ऐसा कोलिजन जिसके वजह से रिएक्शन होता है। कोलिजन तो बहुत मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। बात समझ में आ रही है? जैसे आप कैरम खेलते हो, आपने हिट किया तो उस पे गोट तो बहुत सारी है, बहुत सारी गोटियां हैं, लेकिन सारी गोट आपको ब्लॉक में, होल में जाएगी नहीं। तो कोलिजन तो सारे मॉलिक्यूल का हो रहा है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो जो करते हैं ऐसे कोलिजन को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी कोलिजन, जिसका असर दिखाई दे। ठीक। अब देखो, इसके दो बैरियर्स होते हैं, एक होता है एनर्जी बैरियर्स, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए। सुनो, मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को चाहिए, किस लिए चाहिए? प्रोडक्ट में बदलने के लिए। क्यों होगा ऐसा? अगर ऐसा नहीं होगा, एनर्जी कम होगी तो कोलिजन तो होगा, लेकिन वो पुराने बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, और जब पुराने बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा तो रिएक्शन को प्रोग्रेस नहीं करा पाएगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम एनर्जी जो कि एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को चाहिए किस में बदलने के लिए? प्रोडक्ट में, उसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई पूछेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो बोल देना वो मिनिमम एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल पजेस करता है, किस लिए? ताकि रिएक्शन को प्रोग्रेस करा सके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन
कर सके। इसको क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा बैरियर क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? मिलना। जैसे मान लो ये हमारे पास दो मार्कर है, तो अगर ये दोनों मिल रहा है तो कहेंगे कि हेड टू हेड ओरिएंटेशन है, ठीक। तो ऐसे में जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, या हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या है? ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है NN, मान लो ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हेड टू हेड ओरिएंटेशन है, तो ये बॉन्ड आसानी से बन जाएगा, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। लेकिन यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो मतलब क्या है? एनर्जी बैरियर को इसको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, दूसरा इसका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। किस लिए? रिएक्शन को प्रोग्रेस कराने के लिए, ठीक है। देखो अगर इसके बेसिस पे हम कोलिजन थ्योरी समझें तो हम क्या बोलेंगे? फॉर ए रिएक्शन टू अकर्स देयर मस्ट बी ए कोलिजन। रिएक्शन होने के लिए कोलिजन का होना जरूरी है। क्यों है? इसलिए कि जब तक कोलिजन नहीं होगा पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, और पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन का होना जरूरी है। दूसरा क्या है? ओनली इफेक्टिव कोलिजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन। कोलिजन तो बहुत हो रहा है, यहाँ देखो कोलिजन तो बहुत हो रहा है, मान लो इतने मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, लेकिन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन। उसके बाद क्या है? फॉर इफेक्टिव कोलिजन टू बैरियर्स हैज टू बी क्रॉस। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो बैरियर का क्रॉस होना जरूरी है। कौन कौन से हैं वो बैरियर? एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। अब देखो ये तीन पोस्टुलेट्स हो गए कोलिजन थ्योरी के। अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को F से डिनोट करते हैं। अगर आप रेट लिखते तो क्या लिखते थे? रेट इक्वल टू -dA/dt, उसी को मैंने dx कर दिया है, और जो मैथमेटिकली F इंटू Z के क्या होता है? बराबर होता है। मैथमेटिकली किसके बराबर होता है? F इंटू Z। तो हमने क्या देखा? ये कोलिजन थ्योरी और इसके पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। बात समझ में आई? देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने बोला था कि जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब? टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इवन हमने ये भी पढ़ा था कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल। क्या मतलब? कि अगर हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हमको पढ़ना है। क्या? डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा था कि अगर रेट और किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है। इसको लिखते कैसे? इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट एट 10+T+10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। क्या है ये? रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब देखो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के रिलेशन की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते होंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती होगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? 3% बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो हम डबल की बात कर रहे हैं, तो कैसे ये डबल होता है? कैसे रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने पर डबल हो जाता है? इसको एक्सप्लेन किया है एक साइंटिस्ट ने, जिसको कहते हैं मैक्स बोल्ट्जमैन, ठीक है। अब मैक्स बोल्ट्जमैन ने इसको ग्राफ से हमको समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्या बोला। मैक्स बोल्ट्जमैन ने एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, या बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन और एनर्जी के बीच। किसके किसके बीच? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच।
उसने जब ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा आया। उसने क्या बोला कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो है उनकी एनर्जी ना बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, एवरेज है, और इस एवरेज एनर्जी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। क्या, T डिग्री सेल्सियस पे जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो क्या है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। अब कोलिजन जब मॉलिक्यूल, मान लो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है या फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है, तो ऊपर आओगे तो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, इधर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा। तो जब जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो मैंने बोला कि ABCD ये कुछ इतने मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, और हाई एनर्जी इतनी है कि ये कैपेबल हैं क्या शो करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन। और मैंने आपको बताया कि जब तक मॉलिक्यूल्स के पास इफेक्टिव कोलिजन शो करने की टेंडेंसी नहीं होगी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो हमने जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच ग्राफ को प्लॉट किया तो क्या देखा कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जो कैपेबल है किसके लिए बेटा, शो करने के लिए, क्या, इफेक्टिव कोलिजन। तो हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं, और यही मॉलिक्यूल्स जो ABCD है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहां से समझो, अब क्या किया गया, अब यहाँ की ये T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसको हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। तो जब बढ़ाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली डबल होना चाहिए। हमने यही पढ़ा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू बी डबल इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर जो सिस्टम का उसको 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर से हम एक ग्राफ लेते हैं बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। अब जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच पहला हमारा ग्राफ था कितने डिग्री सेल्सियस पे, T डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला। दूसरा हमारा क्या है, T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो ये जो पिक है T डिग्री सेल्सियस, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पिक है, पहले इस पिक पे कितने मॉलिक्यूल्स कैपेबल थे किसमें, प्रोडक्ट में बनने के लिए, तो कितने थे, A, B, C और D। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो आप क्या देख रहे हो, अब एरिया क्या हो गया, A, B, C, F, E। अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। यानी जो मॉलिक्यूल्स T डिग्री सेल्सियस पे जितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे, अब उसके डबल मॉलिक्यूल T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स की इसकी संख्या भी क्या हो रही है, डबल हो रही है, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किसने किया था, तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था मैक्स बोल्ट्जमैन ने। एक बार और समझो, हमने क्या देखा, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन टेम्परेचर, ये हमारा टॉपिक है। हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो टॉपिक पढ़ता फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें बोला था कि जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज पढ़ा था, शायद याद हो आपको, कि विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल। तो यही कैसे डबल होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको जब रेट ऑफ रिएक्शन, जब सिस्टम के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो थीटा क्या है, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया मैक्स बोल्ट्जमैन ने। पहले बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा। तो मैक्स बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया
क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हो, उसके और एनर्जी के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया। अब उसने क्या देखा कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स है, अप्रोक्सीमेटली बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एनर्जी जीरो है। ठीक, कहाँ जीरो, जीरो बहुत कम मॉलिक्यूल्स की, या हम कह सकते हैं नहीं है, और ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, और उनकी एनर्जी क्या है, एवरेज दिख रही है, बीच में बिल्कुल दिख रही है, एवरेज। इसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ए बी सी डी, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ऊपर जाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा यहाँ पे, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, ऊपर जाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दाहिनी तरफ आओगे इधर में इस साइड पे आओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ेगी यानी ये कुछ मॉलिक्यूल्स हमने ऐसा माना है जो कैपेबल है इफेक्टिव कोलिजन को शो करने के लिए। तो जो इफेक्टिव कोलिजन को शो करेगा वही प्रोडक्ट में बदलेगा। तो ये इफेक्टिव कोलिजन को शो कर रहा है तो ये प्रोडक्ट में बदलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे। तो जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो अब देखो ये हमारा पहले वाला चार्ट है T डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर को जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पहले क्या था ए बी सी डी, अब क्या है ए बी सी एफ ई, इतने मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, कैपेबल टू शो इफेक्टिव कोलिजन। अब आप क्या देख रहे हो, ये एरिया इस एरिया का आधा है, या ये कह सकते हैं ये एरिया इस एरिया का डबल है। यानी जो मॉलिक्यूल्स इसके पास, मान लो 50 मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, इसके पास 100 मॉलिक्यूल्स है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं इफेक्टिव कोलिजन शो करने वाली, उनकी संख्या, उनका नंबर भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो बात समझ में आई। तो ये था डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया, मैक्स बोल्ट्जमैन ने। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बात करते हैं कि क्या है आर्हेनियस इक्वेशन, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर्हेनियस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। ठीक है, क्या है वो रिलेशनशिप, K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। सबसे पहले समझते हैं ये सारे टर्म्स हैं क्या। कि आप पहले से जानते हो K रेट कांस्टेंट है। ठीक, K हमारा रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, आर्हेनियस फैक्टर है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ए क्या है, आर्हेनियस फैक्टर, एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक, ई ए क्या है बेटा, तो ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ए और ई को साथ में क्या बोलते हैं, तो इसको आर्हेनियस पैरामीटर कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, कभी कभी पूछता है। ई और ए और ई ए को क्या कहते हैं, आर्हेनियस फैक्टर कहते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसमें K एक रेट कांस्टेंट है, ए आर्हेनियस फैक्टर है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ए और ई ए को साथ में क्या कहते हैं, आर्हेनियस पैरामीटर कहते हैं। अब देखो इसको हम ऐसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करने पे ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक, अब क्या लिखा है, टू सेपरेट रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब 2 सेपरेट रिएक्शन है, उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग इक्वल टू के टी अपॉन K1, K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, इस पे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आर्हेनियस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ K रेट कांस्टेंट है, ए आर्हेनियस फैक्टर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी। ए और ई ए को आर्हेनियस पैरामीटर कहते हैं। लॉग हमने अप्लाई किया और ये 2 सेपरेट रिएक्शन के लिए है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जब आगे एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जब इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो ये और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा।